बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप नाज़रीन को पहले ये बताते चलें कि इस वीडियो लॉग का जो मैंने थंबनेल पे टाइटल दिया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा छा गया, जो कहा वो पहले दिन कर दिखाया, ये मैंने क्यों लिखा है? दरअसल आज जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपना चैम्बर संभाला है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, और चैम्बर संभालने के बाद जो फ़ैसले किए हैं, और चैम्बर संभालने से पहले ऐवान सदर में जो अपनी अहलिया सरीना ईसा को साथ खड़ा करके जो हलफ उठाया है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपने मुखालफिन को एक पैगाम भी दिया, बल्कि एक नहीं 5 लोगों को एक पैगाम दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने थंबनेल पे लिखी हैं, इनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और बताएंगे कि मैंने ये थंबनेल पे क्यों लिखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने जो कहा वो पहले दिन ही कर दिखाया। लेकिन ये सारे पॉइंट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ एक अहम ख़बर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कल रावलपिंडी की अदालत से राहदारी रिमांड लिया गया, और राहदारी रिमांड लेने के बाद जो महकमा एंटी करप्शन के हुकाम हैं, उनकी जानिब से उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं अपने, उनके सामने पेश किया गया। ड्यूटी जज साहब ने जो लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों मुबैना करप्शन का जो केस बनाया है, उसमें जो वकील पेश हुए परवेज़ इलाही साहब के, उन्होंने नुक्ता उठाया कि दरअसल ये तौहीन अदालत है। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि कानून के मुताबिक जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, FIR का इंदराज नहीं हो सकता। इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले जो एंटी करप्शन वाले हैं वो कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। तो परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कैसे कर लिया? तो ड्यूटी जज ने जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी, दोनों जानिब के वकला की दलाइल सुनने के बाद रद्द कर दी और परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। और उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब का जैसे रिहाई का हुक्म आया, तो अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उनको रिहा क्या करना था, उन्हें एक और केस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब आ जाते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अपनी अहलिया को आज ऐवान सदर में अपने साथ खड़ा करके हलफ क्यों उठाया। ये नाज़रीन बात इसलिए डिस्कस करनी है कि जब हलफ बर्दारी की तकरीब का तो आगाज़ हुआ, लेकिन जब वो लम्हा आया, जब वो वक्त आया कि सदर साहब ने पहले तो तिलावत कलाम पाक हुई, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन था उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो सेक्रेटरी लॉ मिनिस्ट्री ने पढ़ा। उसके बाद फिर सदर साहब ने हलफ लेना था काजी फ़ाइज़ साहब से। तो जब हलफ के लिए सदर साहब उठे, काजी फ़ाइज़ साहब उठे, तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे सदर साहब के, उनको कहा गया कि आप मेरी अहलिया को मेरे साथ ला के खड़ा करें। तो सरीना ईसा अपने कुर्सी से उठती है, मिलिट्री सेक्रेटरी ले जाके उन्हें काजी फ़ाइज़ साहब के बाएं जानिब जाके खड़े कर देते हैं। इसके ऊपर ख़ासी ज़्यादा तनकीद की गई कि ये काजी फ़ाइज़ साहब ने जो किया बिल्कुल ख़राब किया, ऐसा किया वैसा किया, क्या पैगाम दिया, ये खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ाकार होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, उसको काजी फ़ाइज़ साहब ने थोड़ा ही नहीं, जो मन में चाहा, जो मन में आया, वो इस मामले के ऊपर जो है वो तनकीद कर दी गई। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने क्यों सरीना ईसा साहब को अपने साथ खड़ा किया। एक तो जो बात मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा कोई इतनी मुश्किल नहीं समझने की, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की कि जो मुखालफिन थे, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाना चाहते थे, जिसमें एक जनरल बाजवा साहब थे जो एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली, घर चले गए। फैज़ हमीद साहब थे जिन्हें इमरान खान चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे, और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना चाहते थे, वो घर चले गए। इसी तरीके से इमरान खान साहब, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था कि इन्हें बरतरफ किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रह सकता है? खान साहब अटक जेल में चले गए। इसी तरीके से खोसा साहब, जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो गया कि देखा नहीं कि रेफरेंस के अंदर कुछ है भी या नहीं है, तरीक़ाकार पूरा किया गया है कि नहीं, उन्हें भी पैगाम दिया गया। और सदर अलवी को पैगाम दिया कि तुम्हारे भेजे हुए रेफरेंस के ऊपर ये सब कुछ हुआ। और फिर बंदियाल साहब को भी पैगाम दिया कि रेफरेंस तो कलअदम कर दिया, लेकिन मुझे
और मेरी अहलिया को FBR के रहमो करम पे छोड़ दिया। तो बंदियाल साहब भी कल अपने आप को डूबते सूरज से तशबीह करके, ये एक्सक्लूसिव खबर ही मेरी थी कि बंदियाल साहब ने कहा कि मैं एक डूबता सूरज हूँ, तो वो घर चले गए। तो ये सारा जो पैगाम दिया उन 5 लोगों को दिया, जिसमें जिनके मैंने नाम लिए। उसके बाद नाज़रीन, उसके बाद आप ये देखें कि एक पैगाम और भी दिया काजी फ़ाइज़ साहब ने, और वो पैगाम ये दिया सरीना ईसा साहबा को अपने साथ खड़े करके कि ये वो ख़ातून है, जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त था और शायद उस वक्त नाज़रीन ऐसे सूरत हाल थी कि काजी फ़ाइज़ साहब अपने जज्बात, एहसासात, अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था। तो ये सरीना ईसा ही थी जो हमने अपनी आंखों से विटनेस किया, जो अपने खामद का हौसला बढ़ाया करती थी। तो ये भी साथ खड़े करके मैसेज था कि मेरा हौसला बढ़ाने वाली ये ख़ातून, जिसको मेरी वजह से टारगेट किया गया, आज अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा हूँ, मुझे मुल्क भर में, दुनिया भर में देखा जाएगा, तो मेरी वो जो शरीक हयात हैं, जो आयरन लेडी हैं, वो मेरे साथ खड़ी हों। तो ये भी साथ खड़ा करके पैगाम दिया गया है। बाकी इसमें उनकी अपनी मोहब्बत भी है, दोनों मियाँ बीवी की हम देखते हैं कि साथ आज भी हाथ में हाथ बांध के चलते रहे, एक दूसरे के साथ चलते रहे। सरीना ईसा साहबा काजी फ़ाइज़ साहब का हाथ पकड़ के चलती रहीं, और अगर अकेले होते थे काजी साहब उनको बुला लेते थे। वैसे मेरे शरारतन जो है एक तस्वीर है मेरे पास, वो मैंने सरीना ईसा साहबा को दिखानी थी, लेकिन गालिबन मुझे वक्त नहीं मिला, और वो तस्वीर, हाँ, रात मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। वो तस्वीर मेरे पास थी, तो मेरा एक शरारत थी कि मैंने वो दिखानी है सरीना ईसा साहबा को। वो थी कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट बार का इशाया था, तो काफ़ी सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने मंदो खेल साहब को वैसे दिखाई थी, पर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये भी एक उनकी तरफ से पैगाम दिया गया, और साथ में ये भी अपना पैगाम सरीना ईसा साहब को भी दिया कि वो सुन लें कि आज जो वो हलफ उठा रहे हैं, इस हलफ के उठाने के बाद उनके कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारियाँ पड़ी हैं। तो ये मकसद था। अब आ जाते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब ने क्या कहा था, क्या करके दिखाया। सबसे पहले तो नाज़रीन एक एक करके आपके साथ शेयर करते जाते हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। यानी लोग कह कह के मर गए, और उसको रंग ये दिया गया कि ये अपनी मर्ज़ी का, यानी इलेक्शन का केस ले लें, इलेक्शन रिव्यू एक्ट का केस ले लें, इसके अलावा आर्डियोलिक कमीशन का केस ले लें, इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस ले लें। तमाम केसेस में कहा गया कि आप फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना। उसको रंग ये दिया गया कि ये जो हुकूमत वाले हैं, PDM वाले हैं, अपनी मन मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते हैं। तो जब फुल कोर्ट बैठी होगी तो मन मर्ज़ी का बेंच कैसे हो सकता है? फुल कोर्ट बिठाना तो इट्सल्फ इस बात को डिपेक्ट करता है, इस बात की निशानदेही करता है कि आपने शफाफियत को मुलूज़े खातर रखा है। तो फुल कोर्ट बना के तमाम 15 जज साहबान को उस फुल कोर्ट में शामिल करके काजी फ़ाइज़ साहब ने शफाफियत को मुलूज़े खातिर रखा है। और साथ में ये पैगाम भी दिया है कि देखें, ये जो बेंच बैठा है, इसमें अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, ये अगर उड़ा के रख दे ये बेंच, तो ये फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। मेरे लिए भी होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाकी 14 जज साहबान के लिए भी होगा, पूरे पाकिस्तान को ये फ़ैसला मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बेंच जो है ये इस कानून को बरकरार रखता है, तो ये फ़ैसला मेरे लिए भी काबिल कबूल होगा, बेंच के फ़ैसले देने वालों को भी काबिल कबूल होगा, जो डिसेंट करेंगे उनके लिए भी काबिल कबूल होगा, बेशक वो डिसेंट करेंगे, और पूरे पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल होगा। तो जहाँ जो कहा वो कर दिया, शफाफियत की बुनियाद रखती, पहला केस समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए। और सिर्फ यही नहीं, जब काजी फ़ाइज़ साहब का अपना केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था और उसमें जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुआ करती थी, तो उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच से कहा था कि आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं, इसकी जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त आप मीडिया पे नशर करें, ताकि जो इन चीज़ों को एंगल दे के चलाया जाता है वो अवाम ख़ुद बराह रास्त देखें कि सुप्रीम कोर्ट में मैं क्या आर्गू कर रहा हूँ, मेरी अहलिया शरीक हयात वो क्या आर्गू कर रहे हैं, और जज साहबान क्या सवाल पूछ रहे हैं, और वज़ीर कानून उस वक्त के फ़रूक नसीम साहब उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो सवालों का अदालत में क्या जवाब देते हैं। तो लेकिन उस वक्त ये फ़ैसला ना हो सका, और काजी फ़ाइज़ साहब की ये दरख्वास्त थी लाइव स्ट्रीमिंग की, इसको रद्द कर दिया गया, इसको मुस्तरद कर दिया गया, और कहा गया कि इंतज़ामी साइड पे ये सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर सकती है, लेकिन जुडिशल साइड पे हम ये दरख्वास्त रद्द करते हैं। तो वो 2 साल पहले दिया गया गालिबन जो फ़ैसला था, तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो बात यह है कि इंतज़ामी साइड पर क्यों फ़ैसला नहीं हुआ कि ये लाइव स्ट्रीमिंग की जाए।
तो अब ये मनसब संभालने के बाद काजी फैसल साहब ने, वैसे तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इस बात के इम्कान मौजूद हैं, काजी साहब एक और छक्का लगाना चाहते हैं कि जो पहली समाअत है जो फुल कोर्ट करने जा रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, वो PTV पे लाइव दिखाई जाए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें काजी फैसल साहब की उस दरख्वास्त को रद्द किया गया था, वो आड़े आ गया है। तो अब उम्मीद है कि काजी साहब ने तो अपना एक शफाफियत दिखाई, कोशिश की कि किसी तरीके से वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़रूरी सी बात है कि वो भी ओबे करना है। अगर जो जजेस की जितनी तादाद है वो अगर जुडिशल उससे ज़्यादा की तादाद अगर इंतज़ामी साइड पे फैसला कर लें तो फिर एक रास्ता निकल सकता है। अब देखते हैं कि कल आने से पहले अगर वो रास्ता निकाल लें और कल की समाअत अगर किसी अगली तारीख पे चली जाती है तो फिर आइंदा तारीखों में इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो इम्कान पैदा हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन आप ये देखें, काजी फैसल साहब यानी जो उनका कौल था, जो उन्होंने असूल रखे, वो उन्होंने आज उनके ऊपर इक़दाम उठाए। अब वो कहते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है वो ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, ये क्यों आप ब्यूरोक्रेट्स को ले लेते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की नशिस्त खाली थी, इशरत अली साहब रिटायर्ड हो चुके थे और आमिर सलीम राना साहब जो हैं वो ऑफिशिएटिंग चार्ज पे थे। तो आज जज़ीला सलीम साहबा, अंग्रेज़ी में जज़ीला पढ़ा जा रहा है, जज़ीला असलम साहबा जो हैं उन्हें डेपुटेशन पे सुप्रीम कोर्ट में एज रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त एतराज़ उठाएंगे भाई डेपुटेशन पे क्यों, डेपुटेशन पे तो कोई मुखालिफ थे। काजी फैसल साहब डेपुटेशन पे लाने पे मुखालिफ सिर्फ ब्यूरोक्रेट के थे। वो डेपुटेशन पे कह रहे थे कि जुडिशल अफसरान को ला के आप रजिस्ट्रार लगाएं, जैसे बाकी हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार हैं वो उनकी अपनी माथे अदलिया के जुडिशल अफसरान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल अफसर क्यों नहीं आ सकता। तो ये जो जज़ीला असलम साहबा को लाया गया है, ये उकाड़ा में जुडिशल ऑफिसर थी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी और लाहौर हाई कोर्ट से इनकी खिदमात को हासिल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मीर हुसैन भट्टी साहब ने जज़ीला असलम साहबा की मंजूरी दी और फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये डेपुटेशन पे आई हैं और कोई इनकी डेट नहीं लिखी गई, लेकिन एक्सपेक्ट यही है कि जब तक काजी फैसल साहब हैं एटलीस्ट तब तक तो ये अपने मनसब पे ज़िम्मेदारी से अंजाम देते रहेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी लाए हैं अपने काजी फैसल साहब KPK से मोहम्मद मुश्ताक साहब, ये शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी में ये शोबा जो उनका कानून है उसके सरबराह हैं और यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट को नहीं लेके आए, एक कानून दान को लेके आए हैं, अपना सेक्रेटरी उन्होंने बनाया है। वैसे माजी की जो मिसाल है, हम भी ये कह रहे थे कि ग़ालिबन जो इनके अपने सेक्रेटरी हैं फ़ारूक साहब, उन्हीं को ये सेक्रेटरी लगाएंगे, लेकिन काजी फैसल साहब बाहर से डेपुटेशन पे एक कानून दान को अपना सेक्रेटरी लेके आए हैं। और इसी तरीके से अब्दुल सादिक साहब जो कि स्टाफ ऑफिसर जिन्हें काजी फैसल साहब ने अपॉइंट किया अपना, ये बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, यानी अपना जो स्टाफ ऑफिसर है वो भी काजी फैसल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लिया है, ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिया, इंतज़ामिया से नहीं लिया। और सिर्फ नाज़रीन यही नहीं बल्कि आज जो हल्फ उठाया काजी फैसल साहब ने अंग्रेज़ी में उर्दू में उठाया, आज जो पीर ऑफिस की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया इन तैनातियों के हवाले से, यानी 5 क्या बड़े फैसले किए, एक फुल कोर्ट बना दी, दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला फैसला किया लेकिन उसमें रुकावटें आ गई, कानूनी हिचें आ गई, जज़ीला असलम साहबा को रजिस्ट्रार लगा दिया, सेक्रेटरी अपना लगा दिया और फिर स्टाफ ऑफिसर अब्दुल सादिक साहब, और फिर इसके साथ साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी हुआ इन अफसरान की तैनातियों के हवाले से, ये भी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में जारी किया गया, क्योंकि काजी फैसल साहब का उर्दू को प्रमोट करने के हवाले से, फ़रोग़ करने के हवाले से बाकायदा तौर पे फ़ैसला मौजूद है। तो यानी जो कह रहे थे कि ये असूल हैं, शफाफियत होनी चाहिए, बेंच के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके और डेपुटेशन पे लाने हैं तो जुडिशल अफसरान लाएँ, वो तमाम बातें जो कही थी आज काजी फैसल साहब ने पूरी की हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि बंदियाल साहब घर चले गए, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तैनातियाँ होनी हैं, क्या वो तैनातियाँ सीनियरिटी के प्रिंसिपल को एडहेयर करेंगे काजी फैसल साहब और कोई रूल्स बनाएंगे, ये भी देखना होगा। इसके अलावा नाजरीन कुछ दीगर खबरें भी आपके साथ हमने शामिल करनी हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एहतसाब का भी उनका था, अब देखना ही होगा कि आप वो जो जज साहबान के खिलाफ कंप्लेंट्स हैं उन पे कब से वो बाकायदा तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इस ओथ टेकिंग के बाद मरीम नवाज़ साहबा जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ विंग्स की आज सदारत की, उसमें उन्होंने एक बात कही, उस पर मैं एतराज़ करूँगा माजरत के साथ।
मरीम नवाज़ साहब ने कहा कि अदल के ऐवानों में अब इंसाफ की वापसी होगी। मेरे ख्याल से अगर काजी फैसल साहब आ रहे थे तो किसी भी सियासी जमात को, ये सियासी जमात के रहनुमा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि कोई सियासी जमात किसी को सपोर्ट कर रही है। और मेरे ख्याल से काजी फैसल साहब को किसी सियासी जमात की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं। वो जो उनके असूल हैं, जो कहते हैं, जो आज तक हमने सुने हैं कि आइन आइन आइन, ट्रांसपेरेंसी 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 और रेगुलेशन, चीज़ों की रेगुलेशन, कोई वन मैन शो ना हो, अख्तियारात की जो है वो रेगुलेशन होनी चाहिए। तो जो वो कहते थे वो करके दिखाएंगे और आज करके दिखाया भी है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जाते जाते आपके साथ खबर शेयर कर लें कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो हैं वो अमेरिका रवाना हो गए हैं। 5 दिन का यह दौरा है, 5 दिन के बाद अमेरिका से वापस आएंगे। इजाज़त